वहां पे उसका राइवल क्लब है ना बोका जूनियर्स, उससे उन्होंने गोल कीपिंग कर दी भाई, और गोल कीपिंग करके भी क्लीन शीट रख दी। इसलिए कोई सैंक्शन नहीं लगता था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, तो प्लेयर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज्ड टू प्ले देयर। ऑल दोस्त एक साइड पार्ट ये है कि कई लोग कहते हैं इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी कि जो स्पेनिश डिक्टेटर था उस टाइम का, उसे खुद प्रेशराइज किया था। वहां पे एक्चुअली गॉट किडनैप्ड। मतलब तुम सोच सकते हो कि कितना सब हो सकता है किसी की लाइफ में। अल्टीमेटली एक ऐसी ट्रांसफर सागा होती है जो कि मेरे ओपिनियन में आज तक के फुटबॉल की हिस्ट्री की सबसे क्रेजीस्ट ट्रांसफर कभी सुने नहीं, कभी कुछ नहीं। तुम सोच सकते कि What's up everybody, welcome back to Bro Sports, where it's all fun and games. This is Aditya and this is Mohit। और आज हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के सबसे बड़े लेजेंड की, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो की, और क्यों उसकी लाइफ सबसे क्रेजीस्ट फुटबॉलिंग लाइफ है अभी तक की। Let's find out। तो यार इस वीडियो में से कई सारे सेगमेंट्स है, कई सारी स्टोरीज हैं जिससे आपको लगेगा कि यार ये कौन सी दुनिया में फुटबॉल चल रहा था। Exactly। तो बिफोर यू ब्रेक दैट डाउन, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज उससे काफी सारा मोटिवेशन लगता है। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू कमेंट एंड टेल अस कि हम ऐसे कौन सा प्लेयर होना चाहिए अगला जिसके ऊपर वीडियो बनाए। सो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो की बात करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि अल्फ्रेडो डी स्टेफानो के पापा जो थे वो जो है अर्जेंटीनियन लीग में डिफेंडर रह चुके थे फॉर रिवर प्लेट। रिवर प्लेट फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो बहुत रिनाउंड क्लब है इन द अर्जेंटीनियन लीग। सो स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था ऑफ फुटबॉल इन हिज करियर। सो वही देखते देखते ही डी स्टेफानो ही बड़ा हुआ, तो बहुत स्टार्टिंग अर्ली एज से ही उसने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर लिया था। ही गेन पॉपुलैरिटी प्लेइंग फॉर मेनी क्लब्स, मेनी लोकल क्लब्स अंटिल 1945, जब वो इतना बड़ा हो चुका था कि एक मेंस टीम के लिए खेले। उस टाइम पे डी स्टेफानो के पापा ने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा था टू रिवर प्लेट फॉर हिज सन, बट ऑब्वियसली सिर्फ लेटर रिकमेंडेशन से नहीं बात चलती। एक ऑडिशन हुआ उसका, ऑडिशन में ही इंप्रेस्ड एवरीवन सो मच कि एक वेल डिजर्व्ड स्पॉट मिला उसको टीम में। बट द फैक्ट इज कि उस टाइम पे रिवर प्लेट जो है वो अर्जेंटीनियन लीग की चैंपियंस थे। सो नेचुरली बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे उसमें, एंड ही काइंड ऑफ फेल्ट कि यार यहाँ पे मेरे को कंसिस्टेंट प्ले टाइम मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो अल्टीमेटली 1946 ही वेंट आउट फॉर अ लोन टू देयर राइवल क्लब हुरिकन। और वहां पे आती जैसे उसका मैच रिवर प्लेट से पड़ा ना, ही मेड श्योर दैट ही मेड अ पॉइंट टू मेक हिम अ स्टार्टर नेक्स्ट टाइम ही प्लेस फॉर रिवर प्लेट, क्योंकि वहां पे आते ही विद इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स उसने गोल मार दिया, व्हिच इज टू डेट द फास्टेस्ट गोल रिकॉर्डेड इन दैट लीग। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंसेस ने हुरिकन क्लब को इतना ज्यादा इंप्रेस किया ना कि दे वांटेड हिम टू साइन परमानेंटली। बट क्योंकि उसके रूट्स फैमिली की इतनी जुड़ी हुई है रिवर प्लेट से, उसके पापा भी खेल चुके थे वहां से एसेंशियली, तो वो चाहता था कि मेरा बॉयहुड ड्रीम है इसमें खेलने का, मैं वहीं पे जाऊंगा। दिस टाइम मेकिंग श्योर कि वो स्टार्ट करता है। ऑल्दो उस टाइम का जो मैनेजर था रिवर प्लेट का, उसको इनिशियली विंग्स पे स्टार्ट करा रहा था, व्हिच वाज नॉट हिज बेस्ट पोजीशन। अल्टीमेटली थोड़ा टाइम लगा उसको सेटल होने में, बट वहां से उसको सेंटर फॉरवर्ड पे खेलना शुरू करा गया और उसका बेस्ट गेम निकल के आना शुरू हुआ। बिकॉज इन दैट फर्स्ट सीजन विद रिवर प्लेट ही गॉट 28 गोल्स इन 32 गेम्स एज द टॉप स्कोरर ऑफ द लीग एंड आल्सो वन देम द लीग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर दिस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नेचुरल था कि नेशनल टीम में सिलेक्ट होना ही था उसको। सो इन 1947 वो कोपा अमेरिका खेलने जाता है अर्जेंटीना से, वहां पे टॉप स्कोर होता है अर्जेंटीना का, 6 गोल मारता है 7 गेम में, और वहां पे भी जीत जाता है कोपा अमेरिका। क्रेजी भाई। तो उसके बाद से भाई वो टॉप क्लास प्लेयर बन चुका था। उसकी जो क्रेजीस्ट मेमोरी है ना रिवर प्लेट की, वो पता क्या थी? इट वाज नॉट दोस गोल्स, इट वाज द फैक्ट दैट अमंग्स हिज लास्ट फ्यू गेम्स फॉर रिवर प्लेट, उसमें एक गेम ऐसा भी था वहां पे उसका जो राइवल क्लब है ना बोका जूनियर्स, उससे उन्होंने गोल कीपिंग कर दी भाई, और गोल कीपिंग करके भी क्लीन शीट रख दी। अल्टीमेटली फॉर रिवर प्लेट ही प्लेड 75 गेम्स एंड स्कोर्ड 55 गोल्स। देन ही वेंट टू द कोलंबियन लीग। अब लोग बहुत सरप्राइज हो जाएंगे भाई कोलंबियन लीग क्यों गया, तो इसके दो रीजन है बेसिकली। अर्जेंटीनियन लीग जो थी उस टाइम पे उन्होंने एक सैलरी कैप इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से प्लेयर्स की सैलरी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। सो इस सीजन से सारे प्लेयर्स छोड़ के जा रहे थे उस लीग को। एंड कोलंबियन लीग उस टाइम पे बहुत फेमस इसलिए हो गई थी क्योंकि वो फीफा के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती थी, इसलिए कोई सैंक्शन नहीं लगता था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, तो प्लेयर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज्ड टू प्ले देयर एंड इट काइंड ऑफ बिकेम द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इट इज सो क्रेजी टू थिंक कि आज के टाइम पे जब यूरोपियन फुटबॉल की सुप्रीमेसी है, वहां पे कोलंबिया जैसी लीग के उस टाइम पे इतने चर्चे होते थे, वहां पे इतने सारे टॉप लेवल के प्लेयर्स आते थे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। लिटरली वो ऑल स्टार्स की लीग बन चुकी थी। Exactly। बेस्ट कंपटीशन मिलता था वहां पे, सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे लोगों को, अब बिकॉज वो जुरिस्डिक्शन नहीं था, कोई लिमिटेशंस ही नहीं थी वहां पे। और कोलंबिया लीग में भी रह के उसने अपने आप को ग्रो करा एज अ प्लेयर। ही अल्टीमेटली स्कोर्ड 100 गोल्स इन जस्ट 111 गेम्स, वन 3 लीग टाइटल्स इन 4 इयर्स। बट इसका एक डाउनसाइड भी है कि भाई फीफा के जुरिस्डिक्शन में नहीं था, तो टिल डेट फीफा जो है उसके अचीवमेंट्स इन द कोलंबिया लीग अभी तक एक्नॉलेज नहीं करती है, तो ये एक डाउनसाइड भी है इसका। ऑल्सो क्रेजी फैक्ट इज कि ही ऑल्सो प्लेड फॉर द कोलंबियन नेशनल टीम विदाउट हैविंग अ पासपोर्ट। उधर भी एक प्रो साइड ये थी इसकी जुरिस्डिक्शन में ना होने की कि लिटरली कोई सैंक्शन नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो अगेन प्लेयर्स विद डिफरेंट नेशनलिटी यूज्ड टू प्ले इन द कोलंबियन नेशनल टीम इंक्लूडिंग डी स्टेफानो, ऑल्दो बहुत कम पीरियड के लिए खेला बट खेला, तो एक काइंड ऑफ वर्ल्ड 11 बन गई थी वो इन द कोलंबियन नेशनल टीम ओनली। बट इसका भी एक डाउन साइड ये था कि अर्जेंटीना इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी एंड अल्टीमेटली उन्होंने बैन कर दिया कि भाई तुम हमारी नेशनल टीम की तरफ से अब नहीं खेल सकते कभी भी। और ये स्टेंट के बाद 1952 के अराउंड का टाइम आ चुका था और उस टाइम डी स्टेफानो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी इन यूरोपियन फुटबॉल। सब लोग चाहते थे कि उसको अपने क्लब में किसी तरीके से साइन कर लें। अल्टीमेटली एक ऐसी ट्रांसफर सागा होती है जो कि मेरे ओपिनियन में आज तक के फुटबॉल की हिस्ट्री की सबसे क्रेजीस्ट ट्रांसफर कभी सुना नहीं, कभी कुछ नहीं। तुम सोच सकते कि क्या होता है। एसेंशियली बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड
मैड्रिड दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं डी स्टेफानो के साइनिंग के लिए। अब प्रॉब्लम क्या थी, बार्सिलोना ने रिवर प्लेट से टाइप कर रखा था कि भाई जैसे ही रिवर प्लेट वापस आएगा इसे हमारे पास भेज देना, क्योंकि उस टाइम पे रिवर प्लेट के पास ही थे उसके ऑफिशियल राइट्स, बिकॉज वही लीग थी जो कि फीफा के अंडर आती थी। कोलंबियन लीग एज यू सेड बिफोर फीफा के अंडर नहीं आती थी, इससे कोई लीगल इंप्लीकेशन होता ही था। बट सून वो लीग जो है फीफा की जुरिसडिक्शन के अंदर आ जाती है एंड रियल मैड्रिड ने सीधा उस कोलंबियन क्लब से टाइप कर लिया था। तो यहाँ पे ना एसेंशियली दो स्टैंड्स बन गए, एक बार्सिलोना और लिवर प्लेट का और एक मिलोनेरियोस और रियल मैड्रिड का। इन दो स्टैंड से भाई अब बंदा किसकी सुने। तो फीफा प्रेसिडेंट ने इंटरवीन करा, कहता है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब डी स्टेफानो पता क्या करेगा, एक साल बार्सा के लिए खेलेगा, एक साल रियल के लिए खेलेगा, फिर दोबारा बार्सा के लिए, फिर दोबारा रियल के लिए। ऐसी 4 साल तक की चीज चली, उसके बाद एक कंक्लूजन पे रीच किया जाएगा। इस चीज से उस टाइम का जो स्पेनिश डिक्टेटर था वहां का फ्रैंको इतना एम्बैरेस हो गया, उसने कहा कि अब हमारी लीग में कोई भी फॉरेन प्लेयर साइन नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली क्या होता है कि डी स्टेफानो मैड्रिड से थोड़ी गंदी परफॉर्मेंसेस देनी शुरू करता है, इसकी वजह से बार्सिलोना का इंटरेस्ट मर जाता है और वो अपना राइट जो है पूरा ही रियल मैड्रिड को बेच देते हैं। एग्जैक्टली। ऑल्दो इसका एक साइड पार्ट ये है कि कई लोग कहते हैं इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी कि जो स्पेनिश डिक्टेटर था उस टाइम का उसे खुद प्रेशराइज किया था गोली के नोक पे कि भाई इसको दे दो वापस वहां पे, वरना तुम लोग को खत्म कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो जो रियल मैड्रिड के जो बातें चलती है ना कि इनकी जो डॉन सुप्रीमेसी है वो उस टाइम से चलते आ रही है। इनफैक्ट रियल मैड्रिड उस टाइम पे इतना डेस्परेट थी डी स्टेफानो को साइन करने के लिए कि दे वर विलिंग टू पे 40% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यूज जस्ट टू डी स्टेफानो इन सैलरीज। इतना ज्यादा क्रेज था उस प्लेयर का। एंड डी स्टेफानो ने भी इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए भाई पूरे रिटर्न्स दिए, क्योंकि उन्होंने पहले सीजन में ही 27 गोल्स मार दिए इन 28 गेम्स। वहां से भाई वो एक स्ट्राइकर की तरह खेल रहा था, बट डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्राइकर एंड दिस इज व्हाई ही इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स विद अ टोटल फुटबॉल फिलॉसफी जो क्रोएफ ने एसेंशियली फेमस करी थी। वो बंदा लिटरली पिच पे हर जगह खेलता था। पीपल अकाउंट फॉर द फैक्ट कि वो कई बार जो है डिफेंडर्स के पास आके टैकल देता था, फिर एक थ्रू बॉल निकाल के गेम बनाता था प्लेमेक करके और एंड में गोल भी मारता था। और इन्हीं एफर्ट्स के चलते हुए वो मैड्रिड को फाइनली उनका फर्स्ट स्पेनिश टाइटल जिताता है इन द लास्ट 20 इयर्स। अनलाइक आज के में रियल मैड्रिड उस टाइम पे इतनी बड़ी क्लब नहीं हुआ करती थी, इनफैक्ट बहुत स्ट्रगल कर रही थी। इसी के चलते हुए नेक्स्ट सीजन में उसने रियल मैड्रिड को फिर से ला लीगा जिताया और यूसीएल के लिए क्वालीफाई भी कराया। मतलब तुम सोच सकते हो उस टाइम पे क्वालीफाई भी नहीं कर पा रहे थे, इतना बुरा हाल था रियल मैड्रिड का। और क्वालीफाई करते ही अगले सीजन जिता भी रही को। इनफैक्ट इन द 56-57 सीजन डी स्टेफानो ने उसका पर्सनल ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल सीजन निकाला था। He scored 43 goals in 43 games to finish as a top scorer in Europe and also helped Madrid to win back-to-back La Ligas and back-to-back UCLs। और इन्हीं सब के चलते उसे एक बैलन डोर भी मिला इन 1957। और डी स्टेफानो के एफर्ट्स से ना इतना चेंज किया था, रेवोल्यूशनराइज करा रियल मैड्रिड को एज अ क्लब। उसके एफर्ट्स की वजह से रियल मैड्रिड बेसिकली एक मैप पे आ गई यूरोप के कि भाई ये भी एक मेजर क्लब है। अब इसके वजह से उनके पास रेवेन्यूज काफी सारे हैं। उससे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करी और ज्यादा पैसे आए तो और अच्छे प्लेयर्स साइन करने शुरू करे मार्केट में। इसके बाद भाई द लेगेसी कंटिन्यूड बिकॉज इन द वेरी नेक्स्ट सीजन अगेन स्कोर्ड 36 गोल्स इन 43 गेम्स, अगेन द टॉप स्कोर इन यूरोप। फिर से ला लीगा जिताया और थर्ड कंसेक्यूटिव यूसीएल भी जिता दिया। देन इन 1958 बहुत क्रेजी चीज होती है, मैड्रिड यूसीएल जीत जाती है। ये क्रेजी चीज नहीं है बट एक डिजास्टर होता है। यूनाइटेड वर द विक्टिम्स ऑफ म्यूनिक एयर डिजास्टर, जहां पे वो अपने 8 प्लेयर्स खो देते हैं इन अ प्लेन क्रैश। एज अ काइंड जेस्चर रियल मैड्रिड अपनी जो यूसीएल ट्रॉफी थी वो उन्हें ऑफर करी। बहुत क्रेजी चीज है बट हाँ भाई ऑफर करी थी। अल्टीमेटली रिस्पेक्टफुली यूनाइटेड ने उसे डिनाई कर दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए। फिर रियल मैड्रिड वेंट ऑन अ स्टेप फर्दर एंड ऑफर्ड डी स्टेफानो ऑन लोन टू यूनाइटेड टेम्परेरीली। उस चीज को यूनाइटेड ने हाँ कह दिया बट ब्रिटिश एफए ने उस ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया, सेइंग कि भाई ये जो है हमारे इंग्लिश प्लेयर्स की डेवलपमेंट को रोक देगा। मेरे को समझ में नहीं आया कैसे बट हाँ रोक देगा। देन इन 1959 वहां पे वो फिर से बैलन डोर जीता है एंड इन द 59-60 सीजन मैड्रिड ला लीगा नहीं जीती है बट दे विन द 5th consecutive UCL, making Di Stefano the only player to have reached 5 consecutive UCLs and to have scored in every single one of them. Crazy stat भाई। इसी सब सक्सेस के चलते स्पेन में लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गए थे and he also got the Spanish citizenship. He also plays for the Spanish national team, helping them to qualify for the 1961 World Cup. Although World Cup से कुछ हफ्ते पहले वो इंजर हो जाता है एंड वर्ल्ड कप नहीं खेल पाता, तो उसके वजह से स्पेन जो है वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती है, लास्ट आती है ग्रुप स्टेज में। और इसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि डी स्टेफानो अल्टीमेटली 3 कंट्रीज से खेलते हैं अपने पूरे करियर में और एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाता। ऑल इन ऑल उसका हम करियर देखें एट रियल मैड्रिड तो उसने 11 सीजन बताया रियल मैड्रिड में। ही वन 8 ला लीगा टाइटल्स एंड 5 कंसेक्यूटिव यूसीएल्स। भाई बहुत तगड़ा इंपैक्ट था रियल मैड्रिड में उसका। बट एक जो क्रेजी स्टोरी है रियल मैड्रिड में दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इसकी भाई एक बार उनका प्री सीजन टूर चल रहा था इन वेनेजुएला, वहां पे एक्चुअली गॉट किडनैप्ड। मतलब तुम सोच सकते हो कि कितना सब हो सकता है किसी की लाइफ में। ही गॉट किडनैप्ड ऑल्दो जो उसका होटल रूम था उसमें जो है किडनैपर्स एक नोट छोड़ दिया था सेइंग कि भाई हम कोई पर्सनली हार्म भी नहीं करते उसको एंड हम कुछ हार्म नहीं करेंगे। इट वाज जस्ट दैट दे वांटेड टू गेन वर्ल्ड वाइड मीडिया अटेंशन एंड काइंड ऑफ शो देम कि भाई क्या क्या इनजस्टिसेस हो रहे हैं अंडर द फ्रैंको रेजिम। किडनैप होता है एंड देन अल्टीमेटली आफ्टर 3 डेज उसे रिलीज करा जाता है। 3 दिन बाद बंदा वापस आता है और फिर मैच भी खेलता है रियल मैड्रिड के लिए। मतलब क्या क्या हो सकता है भाई किसी करियर में, क्रेजी स्टफ। आगे जाके उसका करियर थोड़ा डिक्लाइन में जाता है। सो अल्टीमेटली वेंट टू एस्पेनियोल इन 1964, वहां पे 2 सीजन खेलता है बिफोर रिटायरिंग इन 1966 एट द एज ऑफ 40। सो भाई ऑल इन ऑल देखिए तो क्या लगता है उसके करियर के बारे में?
में। आई थिंक एज द टाइटल सेज, मेरे ओपिनियन में इस टाइप की लाइफ किसी फुटबॉलर ने नहीं जी है। इतना ज्यादा जो ड्रामा है इस लाइफ में, इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, मुझे लगता है इसीलिए इज कॉल्ड द अल्टीमेट लेजेंड ऑफ नॉट जस्ट रियल मैड्रिड बट आल्सो फुटबॉल, जिसकी वजह से उसको एक सुपर बैलन डोर भी दिया गया। बाय द वे, इज द ओनली गाय टू विन द सुपर बैलन डोर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। तो आज की डेट में इन माय ओपिनियन प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। एग्जैक्टली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। यार आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके ओपिनियन में डी स्टेफानो की लाइफ का सबसे क्रेजी पार्ट कौन सा था। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।